प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ फोरम में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अलजेब्रा का वो पार्ट लेने जा रहे हैं जिसमें सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अलजेब्रा जो हमारे प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं या मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर जो हमारे प्रश्न होते हैं वो वैल्यू पुटिंग पर आधारित होते हैं। इसलिए आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि वैल्यू पुटिंग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और वैल्यू पुटिंग के रूल्स क्या होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 5 और आपसे पूछता है कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान क्या होगा। तो आपने देखा कि आपको एक कंडीशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है और दो वेरिएबल दिया गया है। आपको एक इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, a और b, और आपसे पूछा है कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान क्या होगा। तो अब देखिए, ये एक आइडेंटिटी है। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, आपको यहां पर एक इक्वेशन दिया है और अगर एक इक्वेशन दिया है उसमें दो वेरिएबल दिया है तो हम एक वेरिएबल को यहां पर जीरो मान सकते हैं, किसी एक को जीरो मान सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दिया है और उसमें तीन वेरिएबल हैं तो हम किन्हीं दो को जीरो मान सकते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आपको यहां पर दो वेरिएबल a और b मिल रहे हैं, तो हम यहां पर किसी को भी एक को जीरो मान सकते हैं, या तो हम a को जीरो मान लें या b को जीरो मान लें। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका जो मान है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। अगर ये कंडीशन दिया है और ये इसकी आइडेंटिटी है तो अगर हम a और b का मान ऐसा माने जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जैसे a और b, तो अगर मैं b को जीरो मान लेता हूं, अगर मैं b को जीरो मानूंगा तो a का मान मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं a और b को अलग अलग मानता हूं, अगर मैं a को 1 मानता हूं तो फिर b को मैं क्या मान सकता हूं, 4 मान सकता हूं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है। अगर मैं a को 2 मान लूं और यहां से b को 3 मान लूं, तो आप देख रहे हैं कि ये हमें कंडीशन मिल रही है 5 की। अब अगर मैं इस कंडीशन में से किसी एक को भी रख दूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर आप देखें कि अगर मैं यहां से b बराबर 0 ले लूं तो ये मेरा मान पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं a का मान यहां पर 5 रख दूंगा तो 5 को जब स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ये कब आया, जब मैंने एक वेरिएबल का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो आप देख रहे हैं इस पूरे आइडेंटिटी का मान कितना हो रहा है, 25 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको ये वाली कंडीशन नहीं लेता, इस कंडीशन को लेता, सेकंड वाली कंडीशन को लेता, तो अब जरा देखिए सेकंड कंडीशन में क्या होता। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं इस कंडीशन को न रख करके इस कंडीशन को रखूंगा तो a का मान मेरा कितना है, 1, तो यहां से इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b का मान यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ से। और 2ab का मतलब कितना हो जाएगा, 2, a का मान 1, b का मान 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं 16 और 1 कितना हो गया, 17, और 4 दूनी 8 हो गया यहाँ से, और 17 8 कितना हो गया, 25 आ गया। यानी आपको यहां पर भी टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है, 25 मिल रही है। अब अगर मैं इसको भी नहीं यूज करता, मैं इसको ही लेके चलता हूं, तो अब जरा देखिए यहां से अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो फिर मेरा मान क्या मिलेगा। अब अगर मैं इसको रखता हूं तो यहां कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इसको रखता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसके बाद यहां से कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 9 4 13, 2 2 जा 4 और 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो आपने देखा यहां से भी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। यानी एक दी हुई कंडीशन पर किसी भी आइडेंटिटी का मान क्या होता है, आप उसमें कुछ भी मान रख दीजिए, वो बस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ए और बी इन दोनों के मान अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं और उसके बराबर वो वैल्यू आ रही है, तो हम किसी भी आइडेंटिटी का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया है और एक इक्वेशन पर दो वेरिएबल दिए हुए हैं, यानी आपके वेरिएबल की जो संख्या होना चाहिए हमेशा इक्वेशन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी हम वैल्यू पुटिंग का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है हमारा यहां से, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 की आपको एक इक्वेशन दिया गया और आपसे पूछा कि बताइए x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 17xyz डिवाइडेड बाई 10x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और x प्लस जेड का मान क्या होगा, ये आपसे मान पूछिए। आप जरा देखिए, यहां से हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है और मैंने कहा था कि अगर वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं यहां वेरिएबल, हमें 3 वेरिएबल मिल रहे हैं, x, y और z, और एक इक्वेशन है, यानी वेरिएबल की संख्या क्या है, इक्वेशन से ज्यादा है। अब अगर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, तो हम मैक्सिमम को 0 कितना मान सकते हैं, 2 वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, हम 0 कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, या हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x और y z के ऐसे मान ले लें जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये भी बात होती है। अच्छा, वैल्यू पुटिंग के जब हम करते हैं तो हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से ऐसी वैल्यू लें। अच्छा, दूसरी चीज ये भी होता है कि वैल्यू हमारी छोटी सी छोटी होना चाहिए। कोशिश ये करिए 0 हो जाए, 1 हो जाए, -1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, बहुत बड़ी वैल्यू हमें नहीं लेना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि जब हम बड़ी वैल्यू लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और टाइम भी हमारा थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। इसलिए हम जब भी कभी वैल्यू पुटिंग वाले जो सवाल करते हैं तो हमें छोटी वैल्यू को ही प्रेफर करना चाहिए। आप जैसे यहां पर देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन दिया है, 2 वेरिएबल को अगर हम 0 मान लें, तो जब हम 2 वेरिएबल को 0 मान लेंगे तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम तीनों को 0 मान लेते हैं तो अब जब हम इसमें 0 0 0 सब में रख देंगे तो यहां से जब हम रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब नीचे 0 आ जाएगा तो आप जानते हैं जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी इनफाइनाइट आ जाती है। तो वैल्यू पुटिंग में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू पुट करें तो कभी भी डिनोमिनेटर में क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू पुटिंग करें तो हम ऐसी वैल्यू लें जिससे हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो। कभी कभी हम वैल्यू ऐसी भी ले लेते हैं जिससे हमें, मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में अगर हम उन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें चारों ऑप्शन दिख जाते हैं कि ये चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, कभी 3 ऑप्शन बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसमें दिया हुआ है 3xyz, यहां दिया हुआ है 3x² y² z, और यहां से दिया हुआ है आपका 3x³ y³ और z³, और यहां से भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये आ गया 3x के पावर 4 y के पावर 4 और z के पावर 4। अब मान लीजिए कि आपने x बराबर y बराबर z ले लिया,
तो आप देख रहे हैं कि आपके चारों आंसर एक जैसे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहां रखेंगे तो भी वैल्यू 3 आएगी, यहां वैल्यू रखेंगे तो भी 3 आएगी, और यहां पर भी वैल्यू रखेंगे, यानी चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके एक जैसे हो जाएंगे। तो हमेशा जब हम कभी भी कोई वैल्यू लें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वो वैल्यू लेना है। जब भी वैल्यू पुटिंग के लिए आप वैल्यू को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू लेना है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, अपने एक बार आंसर को जरूर देख लें कि क्या मैं जो वैल्यू लेने जा रहा हूं उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो आंसर होंगे वो उसमें 2 बराबर हो सकते हैं या 3 बराबर हो सकते हैं, या हो सकते हैं चारों के चारों बराबर आ जाए। तो फिर उस केस में क्या करना होता है, हमें वैल्यू को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसलिए एक बार हम पहले वैल्यू रखें फिर हम दोबारा चेंज करें, उसमें हमें अपने टाइम को खराब नहीं करना। इसलिए शुरू में ही इस वैल्यू को हमें लेते समय देख लेना चाहिए कि पहली बात क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे ऑप्शन बराबर नहीं आने चाहिए। अब जैसे इस केस में अगर हम देखें, अब यहां पर देखिए कि अगर मैं यहां वैल्यू को चूज करता हूं, अगर मैं यहां से x और y को 0 ले लेता हूं तो z भी 0 हो जाएगा। x y को अगर मैं 0 लूंगा तो z का मान भी 0 आ जाएगा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई तो यहां कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहां रख दूंगा और यहां रख दूंगा तो नीचे सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 को हम 0 से डिफाइन करेंगे, कुछ वैल्यू नहीं आती। 0 को जब 0 से डिफाइन करेंगे कुछ वैल्यू नहीं आएगी। ये चीजें हमें नहीं लेना, यानी 0/0 हमें नहीं लेना। 0 या कोई नंबर, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 5 है और नीचे आपका 0 है, इस प्रकार की वैल्यू को हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। तो वैल्यू पुटिंग करते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 ना हो। डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इनफाइनाइट आता है और इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं देता है। अब अगर हम यहां से देखते हैं कि अगर मैं सारी वैल्यू को 0 ले लेता हूं, पहली बात तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल पर मैं 0 ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं इन दोनों को, तो फिर x का मान भी यहां से 0 हो जाएगा। और यहां अगर मैं 0 लूंगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहां से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे फिर कौन सी वैल्यू लेना चाहिए। अब आप यहां से ये देखिए कि अगर मैं यहां से कोई ऐसी वैल्यू ले लें जहां से कि ये मेरा 0 डिनोमिनेटर ना है, ये चीज आपको जरूर देखना है। हमेशा वैल्यू पुटिंग करते समय ये देखिए कि हम ऐसी वैल्यू चूज करें जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो। अब अगर हम यहां से x बराबर 1 ले लें, y z बराबर 1 ले लें, तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लेंगे तो क्या ले सकते हैं, इसका मान हम -2 ले लें तो भी देखिए 0 हो जाएगा। यहां से 1 1 2 हो गया, -2 मिलके कितना हो गया। अब इस तरह की हम बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, और कोई भी वैल्यू लेंगे ये उसके लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। यहां पर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, बशर्ते कंडीशन को क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। लेकिन कंडीशन फुलफिल तो हो, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नीचे 0 होगा और भले ही आपके ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो फिर वो वैल्यू आपको मान्य नहीं होगी, यानी उससे आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब अगर हम यहां से देखिए x का मान -2 ले लें, y और z का मान 1 1 ले लेते हैं, तो अब जरा देखिए यहां से अगर हम यहां से -2 और +1 करेंगे तो यहां से माइनस का 1 आ जाएगा। यहां से अगर हम रखेंगे ये -2 और ये +1 तो -1 आएगा, और -1 का क्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से -1 मिलेगा। इसी तरह से अब यहां से देखिए y z को अगर हम 2 ले लेंगे, 1 1 लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह से यहाँ से अगर हम z का मान कितना ले रहे हैं 1, और x का मान कितना ले रहे हैं -2 ले रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा -1, और -1 का क्यूब क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से -1 मिल जाएगा। इसी तरह से माइनस, अब देखिए माइनस और एक यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा आपका 17 दूनी 34 आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। इसी तरह से अब नीचे जरा देखिए, यहां से दिया हुआ 10x + y, x + y माने क्या हो जाएगा, यहां से -1, तो यहां से आ जाएगा 10 × -1। इसी तरह से हम yz को देखेंगे, yz क्या देगा वैल्यू, आपको 2 दे देगा। यहां से आपका zx कितना देगा, -1 वैल्यू दे देगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां से। तो अब देखिए यहां से ये -1 -2 हो गया, और यहां से 8 है तो 6 हो जाएगा, और 34 और 6 कितना हो जाएगा आपका, यहां से 40 हो जाएगा।
नीचे कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 20 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो आपने देखा कि जब हमने वैल्यू पुटिंग किया तो हमने 2-3 चीजों का ध्यान रखा। एक तो ये कि जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन के लिए ये एक आइडेंटिटी का काम करता है। इस कंडीशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, जो भी वैल्यू आप लेंगे, जैसे मैंने आपको a + b वाला 5 बताया जो शुरुआत में एग्जांपल दिया था, वो नीचे क्या थी, आइडेंटिटी थी, और उस आइडेंटिटी के लिए वो जो वैल्यू है a और b जो दो वेरिएबल थे वो हमेशा क्या करते हैं, एक ही सिंपल मान को देंगे चाहे आप जो भी वैल्यू को पुट करेंगे। तो आपने देखा, जैसे मैंने आपको देखा कि यहाँ -2 मैंने रखा, यहाँ 1 1 रखा, इसके अलावा भी मैं और वैल्यू ले सकता हूं जिससे इसका मान क्या हो जाएगा, यही आएगा, 2 ही आएगा, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम और वैल्यू ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू से क्या होगा कि जब यहाँ पर हम क्यूबिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें समय ज्यादा लग जाता है। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल को और दूसरी नंबर लेकर के हल करता हूं तो देखिए फिर मेरा आंसर क्या आएगा। अब जरा देखिए जरा इसको, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं करता हूं यहां से, तो आप जरा देखिए यहां से, अब अगर मैं इसमें से एक को 0 ले लूं और एक को प्लस ले लूं और एक को -1 ले लूं, तो भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हम इसको यहां नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब हम यहां से आप देखें YZ करेंगे तो YZ का मान क्या हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा, और जैसे ही नीचे 0 हुआ यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए ये वैल्यू को हम तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब हम जरा यहां से दूसरी वैल्यू जैसे लेते हैं, अब मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, इसको 3 ले लेता हूं और इसको -5 ले लेता हूं। अब भी देखिए ये 0 हो जाएगा और यहां से भी मेरा वही आंसर आएगा जो हमने अभी निकाला था। जैसे अब जरा इसको देखते हैं यहां से, अब जैसे आपने यहां से 2 3 लिया तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए यहां से वैल्यू आपकी बड़ी होना शुरू हो जाती है। दूसरा हो जाएगा y + z। y + z को जब हम करेंगे तो ये हमारा -2 आएगा, -2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब आगे देखिए z + x करेंगे तो -5 और +2 ये मिलकर कितना बनेगा, -3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से -27 आ जाएगा। और माइनस, अब देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 10 और 30, -30 गुणे यहाँ से 17 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 × 51 हो जाएगा, यहाँ से 510 आ जाएगा यहाँ से। और नीचे जरा देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 17 5 दूनी 10 30 और 17 × 51 प्लस का आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं, आ जाएगा 10, x + y का मान कितना आ जाएगा, 5 इंटू y + z करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ से। फिर आप देखेंगे यहाँ से z + x करेंगे तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ से। अब ऊपर को पहले ऊपर वाले को जोड़ लें यहाँ से, तो आप यहाँ से देखेंगे 510 और 125 ये आ जाएगा आपका 635 आ गया, प्लस का 635 आ गया। 27 और 8 कितना होगा, 8 7 15, यहाँ से 35 आ जाएगा यहाँ से, और आपका ऊपर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस का ये प्लस का। अब नीचे जरा चेक कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा, 6 पंचे 30, और 30 को जब हम 10 से गुणा करेंगे 300 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो आपका मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। बट यहाँ पर फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि यहाँ आपकी कैलकुलेशन क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इसमें पहला बात, हमेशा जब भी वैल्यू पुटिंग करिए हमेशा कोशिश करिए कि हम 0 लें, 1 लें, 2 लें, माइनस लें, यानी आपको 1 से 2 3 4 के अंदर ही वैल्यू लेना है, जिससे कि हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। और हमारा जब हम सिंप्लीफाई करें तो जो हमको वैल्यू जो निकालना है वो बड़ी वैल्यू में ना परिवर्तित हो। तो आपने देखा कि यहाँ जब ये वैल्यू दिया हो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख देंगे,
इसका एक क्या होता है, फिक्स मान होता है, क्योंकि ये इसकी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है कि अगर ऐसा है तो इसका मान क्या होगा, एक फिक्स मान आपको यहां से मिल जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आपको बताना है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अब इसके देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका -2, दूसरा ऑप्शन दिया गया माइनस का 1/2, तीसरा ऑप्शन दिया गया 0 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1/2। अब यहां से भी देखिए, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, 0 दिया है, तो अब हम यहां से वैल्यू ले सकते हैं यहां से। तो अब अगर हम यहां से किसी दो वेरिएबल को, अगर आप देख रहे हैं कि अगर हम यहां से किसी एक को मान, सबका मान अगर हम बराबर बराबर रख देंगे तो भाई यहां तो 0 नहीं होगा। यहां से अगर हम यहां से इसको 0 कर दें और इसको 1 कर दें और इसको क्या कर दें, -1 कर दें, तो देखिए वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहां से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां से। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने आपको एक बात और बताया था कि अगर हमारा एक इक्वेशन है तो हम दो वेरिएबल को 0 0 मान सकते हैं। तो जब 0 0 मानेंगे तीसरा वेरिएबल भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम इनको दो वेरिएबल को 0 यहां से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम सबको 0 रख देंगे यहां से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये चीजें अब आपके दिमाग में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी जल्दी से, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये वैल्यू आपको दिमाग में तुरंत रिफ्लेक्ट होती है कि ये वैल्यू हमको नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमारा मान जो है नहीं आएगा। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर मैं यहां से, ठीक है, इसको 0 ले लूं, एक को 0 ले लूं, इसको 1 ले लूं और इसको -1 ले लूं, तो अब आप जरा देखिए यहां से, अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मुझे ऐसा मान मिल सकता है, जरा देखते हैं। यहां से 1/, देखिए ये 1² हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहां से माइनस का 0 हो गया। यहां से आगे देखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ये x² यानी 1 आ जाएगा, फिर z का स्क्वायर माने +0 हो जाएगा यहां से, और ये भी मेरा मान कितना हो जाएगा यहां से, अगर मैं y को करूंगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहां से, ये माइनस y को रखूंगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहां से, जैसे आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ माइनस और यहां से क्या है -y का होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा। अब प्लस माइनस मिल करके यहां से क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये आया तो देखिए यहां से 0 हो गया, अर्थात हम इस वैल्यू को भी नहीं ले सकते। तो ये वैल्यू जब हम देखते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि अगर मैं यहाँ पर इसको रखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 0 ऑलरेडी हो जाएगा, अर्थात इस वैल्यू को भी हम यहाँ से नहीं चूज कर सकते। तो फिर हमने यहाँ से, अब देखिए हम यहाँ से क्या वैल्यू ले सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से क्या करेंगे, अब अगर मैं यहाँ से इसको 1, इसको 1 और इसको -2 लेते हैं, इसको -2 ले लेता हूं। अब देखिए मेरा बड़ा आराम से बन जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये 0 भी हो जाएगा, संतुष्ट भी हो जाएगा यहाँ से। अब जरा यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 1 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ से होगा, 1 यहाँ से हो जाएगा 2 और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 जेड का स्क्वायर माने कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा y स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, z का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और -1 आ जाएगा यहाँ से। अब आप जरा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/4 हो गया। यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 और 1/4 मिलके क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो -1/2 प्लस 1/2 और ये बराबर क्या आ गया 0, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी हम वैल्यू पुटिंग करें तो हमेशा आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको रूल बताया कि जब भी हम वैल्यू लें तो हमेशा ये देखना है कि हम ऐसी वैल्यू लें जिससे क्या हो, इनफाइनाइट मान
ना आए या 0/0 ना हो। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने वैल्यू पुटिंग के द्वारा आपको ये चीज बताया। अब अगर मान लीजिए कि आप इसको वैल्यू पुटिंग के द्वारा नहीं करते हैं, सामान्य तरीके से करते हैं, तो ये सवाल आपका क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। वहां से सवाल आपका क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाता है। इसलिए आज हम जो भी बात करेंगे वैल्यू पुटिंग के द्वारा सवालों को कैसे बनाएंगे वो चीजें आपको समझना है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ AB प्लस BC और प्लस CA बराबर 0 दिया है। आपसे पूछा है कि बताओ 1/a² माइनस BC प्लस 1/b² माइनस AC प्लस 1/c² माइनस AB का मान क्या हो। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 2, -1, 0 और 1। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आप यहां से जरा देखिए, अब अगर हमको यहां से 0 लाना है तो अगर मैं किसी अब देखिए यहां से आपके 3 वेरिएबल हैं, यहां से A B C है, एक इक्वेशन है, तो मैं अब 2 को भी 0 मान सकता हूं। अगर मैं 2 को मान लो, अगर मैं यहां से C को 0 मान लेता हूं, सपोज अगर मैंने C को 0 मान लिया, इसको अगर मैंने 0 मान लिया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपका यहां से क्या बचेगा, A और B बचा। अब A और B बचा, AB बराबर क्या है, 0। तो जाहिर सी बात है ये 0 कब होगा, जब मैं इसमें से किसी एक को 0 मान लूं, तभी हमारा ये 0 होगा। अगर मैं यहां से A को 0 मान लेता हूं तो फिर और इसको क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं, तो ये मेरा 0 हो जाएगा यहां से। अब जब मैंने C को 0 माना तो देखो ये C 0 हो गया, यहाँ से ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया यहाँ से। अब अगर मैंने A को भी 0 मान लिया, किसी को भी मान लेंगे, अगर A B C में से किसी एक को माने, मान लीजिए अगर मैंने A को 0 माना तो ये 0 0 हो जाएगा यहाँ से, यानी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी यहाँ से। इसलिए हम यहाँ से अब ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो अब हम यहां से क्या वैल्यू ले सकते हैं, अब हमारे दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए यहां से कि अब हम यहां से क्या ले सकते हैं। अगर मैं यहां से देखूं कि अगर मैं इसको 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाए, 4 हो जाए, और ये माइनस का 4 हो जाए, तो भी मेरा 0 हो सकता है। यहाँ से ये दोनों मेरा किसका हो जाए, माइनस का हो जाए या प्लस का, किसी का भी हो जाए। मान लीजिए प्लस का हो जाए और ये दोनों किसके हो जाए, माइनस के हो जाए। तो अब मैं देखो A और B का मान क्या ले सकता हूँ। जैसे यहाँ से अगर आप देखें, मैं A और B का मान क्या ले सकता हूँ, A B और C। मुझे AC प्लस का 4 चाहिए, तो मैं यहाँ से 2 और 2 ले सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करूँ क्या होगा, 4 होगा। और अगर मैं इसको B को -1 ले लूं तो देखो यहां से 2 AB का मान कितना आ जाएगा, AB का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। BC का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और AC का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूं, मेरा मान बड़े आसानी से आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए कैसे। अब अगर मैं यहाँ से A का मान आपने क्या लिया, 2 ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 और माइनस BC का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 और माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, BC का मतलब 2 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से आप यहाँ से देखिए B² का मान करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस AC, और AC मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह से मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर जब देखूंगा तो C² करूंगा, C² का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि माइनस AB का मतलब कितना हुआ, -2, और -2 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका 2 आ गया यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से आया 1/6, यहाँ से कितना आया 1/6, और यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। ये वैल्यू किसकी देगा, प्लस का 1/3, माइनस का 1/3, और ये बराबर कितना हो गया, 0। यानी यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 0 आंसर मिल जाएगा यहाँ।
तो आपने देखा कि इस तरह से हमने वैल्यू पुटिंग के द्वारा यहां से इसको निकाल लिया। अब मान लीजिए इसको आप वैल्यू पुटिंग के द्वारा नहीं निकालते तो ये सवाल कितना कैलकुलेटिव हो जाता, मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक झलक देता हूं। जैसे मान लीजिए कि इस सवाल को अगर हम इस तरह नहीं लगाते, अब इस तरह से जब हम वैल्यू पुटिंग करके लगाते हैं तो हमारा सवाल बहुत आसानी से निकलता है। अब मान लीजिए कि मैं इसको वैल्यू पुटिंग के द्वारा नहीं निकालता, तो फिर देखिए मैं क्या करता है। यहां से जैसे ये आपको दिया हुआ है, अब आपको यहां से BC का मान रखते, तो अब अगर BC का मान रखना है तो BC को मुझे उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो मेरा माइनस BC हो जाएगा, यानी तब मुझे क्या मिलता है, AB प्लस AC बराबर माइनस BC हो जाता। अब मैं यहां से उठा करके जब वैल्यू पुट करता तो मुझे यहां से मिल जाता है A स्क्वायर प्लस AB और प्लस AC मिलता है यहाँ। इसी तरह से मैं जब यहाँ रखता तो यहाँ मुझे मिलेगा B स्क्वायर और AC यहाँ से चला जाएगा माइनस का, जब इसको AC को उधर ले जाऊंगा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा AB और प्लस का BC मिल जाएगा यहाँ से। फिर मैं आगे हल करूंगा तो ये आ जाएगा C स्क्वायर, AB उधर चला जाएगा यहाँ से माइनस का, तो आपको मिलेगा प्लस का BC और प्लस का CA मिलेगा। ये आया। अब आप जरा देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कॉमन क्या हो रहा है, A कॉमन हो रहा है, तो मैंने यहाँ से A कॉमन ले लिया, तो ये आपको मिल जाएगा A प्लस B प्लस C मिल जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से मैंने B कॉमन ले लिया, आपको मिल गया A प्लस B प्लस C मिल गया यहाँ से। इसी तरह से मैं यहाँ से C कॉमन ले लूंगा और मुझे मिल जाएगा A प्लस B प्लस C मिल गया यहाँ से। अब मैं आगे फिर इसको हल करूंगा और यहाँ से मुझे आ जाएगा ABC और ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस B प्लस C आ जाएगा। तो अब आप जरा देखिए, जब मैं इसको हल करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, BC, यहां से क्या मिलेगा AC और यहां से क्या मिल जाएगा AB, और इस पूरे का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान आपको 0 दिया गया है। आप जब यहाँ रख देंगे 0 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमें इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हमें, क्योंकि आज हम वैल्यू पुटिंग पर बात कर रहे हैं, इसलिए आपको वैल्यू पुटिंग के द्वारा किस तरह से सवालों को हल करना है, ये चीजें आपको देखना है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम सवालों पर आते हैं, एक एग्जांपल को और ले लेते हैं पहले। इफ A प्लस B प्लस C बराबर 0, आपको बताना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और डिवाइडेड बाई A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 3, अगला दिया है 1/3 और अगला दिया है 0। तो अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। फिर हमने बात किया कि अगर हम एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 को 0 ले सकते हैं। अगर 2 को 0 लेंगे, तीसरा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जब सब नीचे 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी हम इसमें 0 नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको 1 को 0 ले लें, यानी C को 0 ले लेते हैं, तो फिर इसमें A को क्या लेना पड़ेगा 1 और B को क्या लेना पड़ेगा -1, तब भी 0 आ जाएगा। अब यहां से अगर हम हल करते हैं, देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी ऊपर क्या मिल जाएगा आपको A स्क्वायर B स्क्वायर, यानी 1 + 1 मिल गया यहाँ से। अब यहां से अगर हम A माइनस B करते हैं, तो अब जरा देखिए A माइनस B माने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का हो जाएगा। यहाँ से A का मान 1 है, माइनस और आपका -1 है यहाँ से, तो A माइनस B यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से। प्लस आगे देखिए B माइनस C करेंगे, B माइनस C करेंगे यानी -1 और -0 और इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से ये आपका अगला है C माइनस है। C क्या है आपका 0 और A का मान क्या है 1, तो यहाँ से 0 - 1 करेंगे, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 बटा कितना आ जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 1/3 आ गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों को हम किस तरह से वैल्यू पुट करके बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस प्रश्न को आप
थोड़ा लंबा बनाते, पूरे डिटेल तरीके से लगाते, तो ये सवाल आपका बहुत कैलकुलेटिव सवाल हो जाता। इसलिए हम आज जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ वैल्यू पुटिंग पर चर्चा करेंगे, और इसमें हम इतने सारे सवाल करेंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से वैल्यू को पुटिंग करना है। इसमें भी बहुत तरह के सवाल आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे मेंस में आते हैं या प्री में सवाल आते हैं, कम से कम 60 से 70% प्रश्न आपके वैल्यू पुटिंग से हल हो जाते हैं। और हम जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं 2019 में, 18 में, 17 में, सबकी चर्चा करेंगे कि जो हमारे सवाल आए थे कितने वैल्यू पुटिंग पर आए थे, कितना नॉन वैल्यू पुटिंग पर थे, जिनको हम लगाना, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि ये भी उसका एक पार्ट होता है और इसमें ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पर आज पहले चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम लेते हैं आज, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अब हम सवालों को लेते हैं, क्रम से सवालों को लेते हैं, जिसमें अब पहला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको बताना है यहां से 1/a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/a प्लस सी बी प्लस a प्लस 1/c प्लस a और c प्लस b, इसका मान हमको बताना है। इसका मान क्या आएगा? और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0, तीसरा दिया गया है -1 और चौथा दिया गया है -2 दिया गया है। अब देखिए यहां से भी अगर हम यहां से एक को 0 ले लें और एक को प्लस माइनस ले लें, तो देखिए यहां से नीचे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये संभावना तो खत्म हो गई, हम इसको नहीं ले सकते। तो फिर अब हमारे सामने एक विकल्प ये है कि हम इसको 1 ले लें, इसको +1 ले लें और इसको क्या ले लें, -2 ले लें, 0 आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो अब जरा देखिए इस यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा a प्लस बी का मतलब कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ से, इंटू b प्लस सी, और b प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से, -1 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से प्लस यहाँ किया हमने, अब a प्लस सी करेंगे यहाँ से तो -1 आ जाएगा यहाँ से, और b प्लस a करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पर आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका c प्लस a आएगा, c प्लस a का मतलब -1 आ गया, और c प्लस a -1 आ गया। फिर c प्लस b है तो कितना आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा यहाँ से, c प्लस b -1 आ जाएगा यहाँ से। तो अब आप जरा देखिए यहाँ से ये आ गया आपका यहाँ से 1/-2, ये आ जाएगा आपका माइनस आ गया, ये -2 आ गया, और यहाँ से भी आपका प्लस का 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। और आप जान रहे हैं कि -1/2 मिलके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमने बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू पुट किया, उसी रूल को फॉलो किया। हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वैल्यू हमारी छोटी सी छोटी होना चाहिए, और बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू से क्या हो जाता है, मान आपके बड़े आ जाते हैं, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। तो ये हमने आपको ये पहला एग्जाम्पल बताया। इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हमने अब सवालों की शुरुआत कर दिया यहाँ से। ये आपका पहला सवाल है। अब इस लेते हैं इसका अगला सवाल, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी और c माइनस a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी और c माइनस a प्लस c माइनस a
डिवाइडेड बाई a माइनस बी और b माइनस सी। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। और इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2 दिया गया। अब देखिए जरा, ये देखिए, ये आपके रेशियो लिखी हुई है। ये क्या है, ये एक रेशियो दिया हुआ है, ये भी एक रेशियो दिया है, ये भी रेशियो। यानी हम यहाँ पर ABC के कुछ भी मान ले लेंगे, बड़ा से बड़ा मान लेंगे चाहे छोटा से छोटा मान लेंगे, इसकी वैल्यू यानी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 1/2 लिखना है तो हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। 8/16 लिख सकते हैं, 20/40 लिख सकते हैं, 100/200 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कुछ भी हो जाए, A और B के मान जब भी हम रखेंगे, लेकिन इसके रेशियो में कोई परिवर्तन यहाँ से नहीं होता। और ये क्या दिया है, रेशियो का इनका क्या दिया है, योगफल दिया है। लेकिन अब ये क्या है, ABC क्या है, कोई नंबर है, ये कोई एक नंबर है और उस नंबर के बेसिस पर इनका रेशियो दिया, इनका हमको योगफल निकालना कि क्या होगा। अब यहाँ पर जो हम ABC की वैल्यू लेंगे, हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो मैंने आपको बताया कि इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम यहां से देखिए, अगर हम A और B को 1 लेंगे तो ये संभव नहीं है। 3 वेरिएबल है हमारे पास, A, B और C, 3 वेरिएबल। अब हम इसको इस तरह से ले लें कि जिससे ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है आपको, ये इसमें मान डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहां से प्रश्न उठता है, फिर हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। यहां से अगर हम A को 0 ले लें, देखो बहुत सारी वैल्यू ऐसी हो सकती है। अगर हम A को 0 ले लें और B को क्या ले लें, -1 ले लें और C को 2 ले लें। यहां से C को क्या ले लें, यहां से 2 ले लें, और या B को भी हम 1 ले सकते हैं, माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये ले लेते हैं यहां से। अब आप यहां से जरा देखिए कि अब अगर हम वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं तो हमारा मान क्या आएगा यहां से। अब जैसे मैंने कहा कि आप यहां कुछ भी मान ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं यहां मान लेने के लिए, बशर्ते यही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप बड़ी वैल्यू लेंगे, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, छोटी वैल्यू लेंगे, कैलकुलेशन छोटी होगी। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने A को 0 लिया और यहाँ से B को 1 ले लिया, तो अगर हम यहाँ से रखेंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से B माइनस सी करेंगे, B माइनस सी करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से -1 इंटू C माइनस A करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से अब जरा यहाँ देखिए, B माइनस सी करेंगे, B माइनस सी करेंगे तो -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ से। A माइनस बी करेंगे, A माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, इंटू C माइनस A करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से फिर कितना होगा, C माइनस A। C माइनस A का मतलब हुआ यहाँ से आपका करेंगे C माइनस A करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ से, और नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब -1 इंटू B माइनस सी। B माइनस सी का मतलब हो गया -1 आ जाएगा यहाँ से। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 -1/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से ये 4 आ गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब हम C माइनस A करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, C में यानी 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर होल स्क्वायर है यहाँ पर। अब आप यहाँ से देखिए, ये आपका यहाँ से 4 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखेंगे -1 हो गया, +4 हो गया, और ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से। हमने यहाँ पर वैल्यू क्या लिया, A का मान 0 लिया, B का मान 1 ले लिया, C का मान हमने 2 ले लिया। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू चाहिए। मैंने कहा कि ये जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा, चाहे हम बड़ी वैल्यू ले लें चाहे छोटी वैल्यू ले लें, इसके रेशियो में उसी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट आपका रेशियो आएगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि जब वैल्यू बड़ी होगी तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है यहाँ नंबर। तो जब हमने ये वैल्यू लिया यहाँ से तो आपको ये चीजें मिली, और यहाँ से हमने इस तरह से इस पूरे प्रश्न को निकाल लिया यहाँ से।
तो आपने देखा कि जो दूसरा सवाल है ये भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। यहाँ क्या है, आपको कंडीशन नहीं दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। आप यहाँ स्वतंत्र है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर आपका जीरो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर पहली प्रायोरिटी होती है कि अगर जीरो हो गया तो फिर मान हमारा जो भी होगा वो इनफाइनाइट वैल्यू को हम वैल्यू को नहीं मान के चलते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारा दूसरा प्रश्न था इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका अगला सवाल लेते हैं बच्चों, लेते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल लेते हैं इसका। इसमें दिया हुआ कि इफ BC प्लस AB प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA बराबर ABC, तो आपको बताना है देन B प्लस C डिवाइडेड बाई BC और A माइनस 1 प्लस A प्लस C डिवाइडेड बाई AC और B माइनस 1 और A प्लस B डिवाइडेड बाई AB और C माइनस 1। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका -3/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, तीसरा दिया है 0 और चौथा ऑप्शन दिया है -1/2। ये आपको आंसर दिए हुए हैं। अब देखिए यहां से आपको एक कंडीशन दे दी है कि इस कंडीशन पर इसका मान एक फिक्स है, जो वैल्यू जो नंबर ABC इसको सेटिस्फाई करेगा उस नंबर को अगर हम यहां रखेंगे तो इसका मान एक फिक्स मान आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की आइडेंटिटी हो जाती है कि अगर ऐसा है तो इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, जो कंडीशन ABC के जो मान इसको संतुष्ट करेंगे अगर हम यहां पर रख देंगे, जो भी ABC के मान आएंगे, चाहे उसमें अब इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती है, जो भी हो सकती है, उस बेस पर अगर जो वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे इनका मान एक फिक्स वैल्यू आएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके 3 वेरिएबल, अगर मैं किसी एक को 0 मान लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं C को 0 मान लेता हूं, तो अगर मैं C को 0 मानूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, AB हो जाएगा। और A और B को भी अगर मैं 0 मुझे लाना है तो जाहिर सी बात है किसी एक को 0 मानूंगा और दूसरे को नंबर मानूंगा तभी 0 होगा। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, अगर जैसे आप देख रहे हैं कि A और B बचता है मेरा, अगर मैं C को 0 मानता हूँ तो यहाँ से A और B बचेगा। जैसे मैं अगर इसको C को 0 कर दूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या आपके पास A इंटू B बचेगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो अब A और B, A इंटू B बराबर 0 है, तो अब मैं इसमें से किसी एक को 0 मानूं, या तो A को मानूं या तो B को मानूं। अगर मैं A को मानता हूं 0 तो B बराबर क्या हो जाएगा, कोई नंबर ले ले। अब अगर मैं यहाँ से AB यहाँ पर कहीं पर भी होगा, यहाँ रख दूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब 0 नीचे आ जाएगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, अर्थात हम इसको नहीं ले सकते। अब हमें ये सोचना है कि हम कौन से ABC के मान लेंगे जिससे इसको ये संतुष्ट हो जाए। अब मान लीजिए कि आप अगर 1 1 लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ से। अगर 2 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3 3 ले लें यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ से 3 इंटू 3 ले लें, 3 इंटू 3 ले लें, 3 इंटू 3 ले लें, ये देखिए 27 आ जाएगा यहाँ से। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे दिमाग में कैसे इससे रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो ये एक सिमेट्रिकल क्वेश्चन है। सिमेट्रिकल कैसे होता है, सिमेट्रिकल एक ऑर्डर में चलता है। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर दिया है B प्लस सी अपॉन बी सी A माइनस सी, देखिए क्रम चल रहा है यहाँ से, A प्लस सी A सी B माइनस 1, A प्लस B A B C माइनस 1।
सिमेट्रिक की परिभाषा ये होती कि अगर मैं, अब जैसे यहाँ से BC दिया है, अब अगर मैं B की जगह A रख दूं, अब देखिए जैसे मैं अगर B की जगह A रख दूं और B की जगह C रख दूं, B की जगह मैं C रख दूं और C की जगह A रख दूं, तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ B की जगह C रख दूं, B की जगह C रख दूं और C की जगह A रख दूं, अब आप देखिए तो मुझे ये A प्लस C मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से जरा BC जरा देखिए, यहाँ से अगर मैं B की जगह C रख दूंगा यहाँ से और C की जगह रख दूंगा A रख दूंगा, B की जगह C रख दूंगा, C की जगह A रख दूंगा यहाँ से, तो देखिए मुझे AC मिल जाएगा। और A की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ से, A की जगह यहाँ से C रख दूंगा, तो आप यहाँ से देखिए कि मुझे अगला टर्म मिल जाता है यहाँ से। तो इस प्रकार से जो सिमेट्रिकल क्वेश्चन, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर एक के स्थान पर दूसरा रख दे तो उसका अगला टर्म मिल जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और क्या होती है कि एक ऑर्डर चलता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से B प्लस C है ना, यहाँ से देखिए AB प्लस BC प्लस C, एक निश्चित ऑर्डर चल रहा है यहाँ से। इसी तरह यहाँ से B प्लस C BC C माइनस 1 प्लस A प्लस C AC B माइनस 1, और इसी तरह से ये आप देख रहे हैं कि हमारा एक क्रम चल रहा है। यहाँ से एक को रखने पर जब दूसरा बन जाता है तो हम उसको सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। इस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि सिमेट्रिक क्वेश्चन कहते हैं किसे हैं, और क्योंकि इसमें आपके जो वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सिमेट्रिक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सिमेट्रिक को आपको पहचानना होगा कि सिमेट्रिक में होता क्या है। आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी पीछे सवाल बताया था कि अगर हम उनकी वैल्यू को बदल दें, वेरिएबल को बदल दें, तो उसका अगला वेरिएबल आ जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर मैं इसके मानों को बदल दूंगा तो मुझे अगला मान यहाँ से मिल जाता है। तो आप जरा यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हमारा एक सिमेट्रिकल क्वेश्चन हो गया। और जब सिमेट्रिकल क्वेश्चन होता है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन होता है, तो इसमें जितने वेरिएबल होते हैं उन सभी का मान हम क्या मान लेते हैं, बराबर बराबर मान लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल हैं A, B और C। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी का मान बराबर बराबर मान लेते हैं। बराबर बराबर कैसे मान लेते हैं, जैसे A बराबर B बराबर C मान लेते हैं। जैसे आपने देखा कि जो सेटिस्फाई, अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मैं अगर लिख देता हूँ कि A बराबर B बराबर C लिख देता हूँ, तो मेरा यहाँ से क्या होगा, AB की जगह मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से B को अगर मैं तो ये A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, मुझे A क्यूब मिल जाएगा। यहाँ से मैंने B C को क्या बना दिया, B और C को किसके बराबर बना दिया, A के बराबर, यानी सारे मान क्या कर दिए मैंने। जब मैंने देखा कि ये सिमेट्रिक का क्वेश्चन है तो मैंने सारी वैल्यू क्या कर दी, बराबर बराबर कर दिया। या मैं फिर ऐसी कोई नंबर विचार करूंगा कि जिसको मैं जब रखूं तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया, जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये हमारा क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे मैं अगर A B इन सभी का मान 3 3 ले लेता हूं तो ये सेटिस्फाई होगा। 3 3 9 9 9 9 3 27, और इधर से भी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखें कि ये सिमेट्रिकल का क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, आप तुरंत हमेशा ये सोचिए कि हम बराबर वैल्यू को लेते हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे मैंने ये रखा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 3A स्क्वायर मिल गया। यहाँ से 3A स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, A क्यूब। A और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो A बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब जब A बराबर 3 लिखेंगे तो C बराबर भी 3 आ जाएगा, B बराबर भी 3 आ गया यहाँ से। तो जब भी इस प्रकार का सिमेट्रिक का क्वेश्चन मिले तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि हम सब का मान क्या ले लें, बराबर बराबर ले लें। जैसे जैसे सिमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा, आप खुद पहचान लेंगे। उनका एक निश्चित ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में वो सारे क्वेश्चन, आपके अगला क्वेश्चन फिर उसका अगला जो पार्ट होता है वो एक ऑर्डर में चलता है। और मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक माने होता है कि जब हम उनके स्थानों को बदल दें तो अगला टर्म आ जाए, तो वो हमारा सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। इस पर मैंने कहा कि मैं आगे आपको डिटेल में चीजों को बताऊंगा जब अगला वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ से, अब अगर हम यहाँ से हमको ये पता चल गया कि हमारा A बराबर B बराबर C बराबर, हमने सबको बराबर ले लिया, तो आपने देखा यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से ये आपको मिल गया, यहाँ से 3A स्क्वायर बराबर A क्यूब मिला। क्यूब यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो A बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब जब हमने यहाँ से ये हमको पता चल गया कि A बराबर 3 है, तो आप जरा देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमने इसको सबको A मान लिया, इसको A मान लिया, इसको A मान लिया, सबको A मान लिया। तो आप जरा देखिए यहाँ से ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू ये आ जाएगी, वही वैल्यू ये आ जाएगी।
यानी आप देखिए जब मैं बी सी को क्या रखूंगा, ए रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2a, और यहां से क्या हो जाएगा आपका बी और सी को ए मानूंगा तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं जब यहां रखूंगा तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा, यहाँ से a 2a हो जाएगा, यहां से रखूंगा a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ b की जगह a रख दूंगा तो a माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा। जब मैं तीनों को जोड़ दूंगा, यानी मैं जोड़ना करके इसको क्या करूं, सीधे 3 से गुणा कर दूंगा। यह मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे आप देखेंगे ये भी आएगा तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2a, और ये आपका a स्क्वायर और a माइनस 1 आ गया। अब देखो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो देखो ये जस्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है, यहां से क्या हो जाएगा 2a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप जब भी एक्सप्रेशन इस प्रकार का सिमेट्रिकल मिले तो आपको करना क्या है, जब आप सब वैल्यू बराबर कर देते हैं तो इसको आप हटाइए और सीधे से कितना हो जाएगा, आप यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2a पर टोटल कितना मिल जाएगा 6 से मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ से 6 से मिल रहा है यहाँ से। अब आपने देखा कि a का मान आपने कितना निकाला था, आपने देखा था यहाँ से जब आपने रखा था a इंटू a प्लस a इंटू a प्लस a इंटू a बराबर क्या मिला था आपको a क्यूब मिला था, और ये बराबर आपको कितना मिला था यहाँ से 3a स्क्वायर बराबर a क्यूब। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपको a बराबर क्या मिला था 3 मिला था, ये आपको यहाँ से मिल गया था। अब आप वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई यहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माने कितना हो जाएगा यहाँ से 9, और यहां से 3 में जाएगा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। अब आप यहां से देखिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये आपका यहाँ से 3 3 9, ये सीधे से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया, इसका आंसर आ गया यहाँ से। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है सिमेट्रिकल क्वेश्चन होता है, तो सिमेट्रिकल क्वेश्चन को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप इसको बराबर बराबर वैल्यू पुट कर दें, या तो आप इसको इस तरह से हल कर लें, या आप ऐसी कोई वैल्यू सोचें कि जिससे हमारा दोनों तरफ का जो इक्वेशन दिया क्या हो जाए बराबर हो जाए। आप जब प्रश्नों को करते हैं तो ऑलरेडी आपके दिमाग में वैल्यू क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है। ये आपको एक दो प्रश्न करने से नहीं होगा, कम से कम जब आप काफी जब इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वैल्यू ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे जब आप इसमें ढेर सारे सवाल करेंगे, मैं आपको कराऊंगा भाई बहुत सारे सवाल कराऊंगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो वैल्यू चलने लगती है कि यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू ले लें। क्योंकि अभी आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आपने तो लगाया इसलिए आपको वैल्यू आपको क्लियर हो रही है। आप भी जब ऐसा करेंगे तो आपकी वैल्यू दिमाग में आने लगेगी। जैसे देखेंगे सिमेट्री, अच्छा सिमेट्री तो बराबर हमको बराबर सभी वैल्यू क्या ले लेना है, बराबर बराबर वैल्यू ले लेना है। तो ये आपके दिमाग में भी आएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे सवालों का वेरिएशन देखते जाएंगे। अभी आप देखेंगे बहुत सारे वेरिएशन इसमें आते हैं और मैं उस पर डिटेल पर चर्चा करूंगा आपको, और आप देखेंगे जैसे जैसे लगाएंगे आपके दिमाग में तुरंत आना ये शुरू हो जाएगा। तो अब लेते हैं इसका चौथा सवाल लेते हैं। x अपॉन b माइनस सी और b प्लस सी माइनस 2a बराबर y अपॉन c माइनस a और डिवाइडेड बाई c प्लस a और माइनस 2b बराबर z अपॉन a माइनस b और a प्लस b माइनस 2c, ये आपको दिया गया है। b माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2a, c माइनस a, c प्लस a माइनस 2b, a माइनस b, a प्लस b माइनस 2c, ये दिया गया है। और आपसे पूछा है देन x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है a प्लस b प्लस c, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2। ये आपको ऑप्शन दिए गए। अब देखिए आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन में
एक रूल पढ़ते हैं कि अगर हमारा लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपसे पूछता है बताओ a b c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछता है। आप क्या करते हैं, इन तीनों का डिनोमिनेटर, इसका इन तीनों नंबर का एलसीएम लेके क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 3 4 का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 से भाग दे देते हैं। ये आप रेशियो जब पढ़ते हैं तो आप ऐसा बनाते हैं एबीसी का रेशियो निकालने के लिए। आप यहाँ से कितना आ जाता है 6, यहाँ से कितना आ जाता है 4, यहाँ से कितना आ गया 3, और जो जिस वेरिएबल के नीचे जो नंबर होती है वही क्या होता है, उसका मान होता है। जैसे यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ सी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे एबीसी का मान आ जाता है। आप देख रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से एबीसी का कोई मान ले लें, कोई भी मान ले लें, बस यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और जो मान आएंगे वही एक्स वाई जेड के क्या होंगे, वैल्यू होंगे। यहाँ से बस हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। अब 0 नहीं आना चाहिए, एबीसी हमारे 3 वेरिएबल हैं। अब इनको हम कुछ ऐसा मान लें कि जिससे हमारा 0 ना आए। तो अब जरा देखते हैं यहां से, आपसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपसे यहां से क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जरा देखिए, अगर हम यहां से एबीसी के मान मानते हैं, कुछ ऐसा मान माने कि यहां पर 0 ना आए, तो आप यहां से एक चीज देख रहे हैं कि जो बी और सी है इसका मान 2a से या 2b से या 2c से ज्यादा। देखिए यहां से b प्लस सी का मान, माने दो वेरिएबल का मान जो अगला वेरिएबल होगा उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से ये चीजें हमें यहाँ पर सोचना है कि b प्लस सी का मान 2a से ज्यादा होना चाहिए, c प्लस a का मान 2b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या तो कम होना चाहिए। दो चीजें आपको सोचना है, या तो इसका मान इससे बड़ा हो या तो छोटा हो, बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें b प्लस सी का मान 2c से क्या होना चाहिए यहाँ से। तो अब आपको यहाँ पर ये विचार करना है कि हम यहाँ पर कौन सी नंबर यहाँ से लेके चलें। अब जरा देखते हैं यहाँ से, अब अगर हम यहाँ से a b c पर विचार करें, जैसे इसने कहा कि b और c का मान क्या होगा, 2a से बड़ा होना चाहिए, 2a से बड़ा होना चाहिए। अगर हम इसको 3 ले लें और इसको क्या ले लें, 2 ले लें, और इसको हम 1 ले लें, तो आप देख रहे हैं यहाँ से b प्लस सी का मान 2a से क्या है, बड़ा है, यहाँ से 5 है, इससे बड़ा है यहाँ से। अब जरा यहाँ पे विचार कर लेते हैं c प्लस a यानी कितना, ये c प्लस हो जाएगा 3, और ये 2b से क्या है, यहाँ से छोटा है, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। अब जरा यहाँ देख लेते हैं a प्लस b का मान। अब देखो a प्लस b का मान कितना हुआ, 4, और ये देखिए 2c यानी बराबर आ गया यहाँ से। यानी ये वैल्यू हमारी यहाँ पर पुट नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको लेते हैं तो लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा। a प्लस b का मान कितना हो रहा है, 4, और 2c का मान भी क्या हो रहा है, 4, बराबर हो यानी 0 हो जाएगी। 0 हमको नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को बदल देते हैं। अब अगर मैं इसको जरा ऐसे सोच लूं, हम इसको 3 ले लें, इसको 1 को 0 ले लेते हैं, और इसको 1 ले लेते हैं। ऐसा हम सोचते हैं, किसी एक को 0 ले लेते हैं। 3 वेरिएबल है तो एक को हम 0 ले सकते हैं, 2 को 0 ले सकते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो यहां से b प्लस सी का मान कितना आ गया, यहाँ से b प्लस सी का मान 1 आ गया, 2a से यहाँ पर 0 नहीं आएगा। यहाँ से देख लेते हैं c प्लस a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो रहा है। a प्लस b का मान देख ले रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 नहीं देगी यहाँ से। तो जब भी कभी इस प्रकार का एक्सप्रेशन आए तो हमें वैल्यू यहाँ लिख लेना चाहिए, लिख के देख लेना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिससे कि ये हमारा मान क्या होगा, नीचे 0 ना आए। और ये हमें वैल्यू यहाँ से मिल गई, क्योंकि हमारा 3 वेरिएबल है, हम किसी एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं। 2 को मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 0 हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, 0 आ जाएगा वहां से। इसलिए हम यहाँ पर 0 0 पूरे वैल्यू को 0 नहीं करेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, यहाँ 1 को ही हम 0 यहाँ बना सकते हैं। उसके बेसिस पर हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब जरा देखते हैं कि जब हमने ये वैल्यू लिया, यहाँ से हमने ले लिया
a बराबर ले लिया 3 और हमने b को ले लिया b बराबर 0 और c बराबर हमने 1 ले लिया। तो आप जरा देखिए फिर हमारा क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा x अपॉन b माइनस सी। b माइनस सी का मतलब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। b प्लस सी का मतलब कितना हुआ 1, और 1 में कितना निकल जाएगा 6, तो 1 में 6 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये -5 आ गया बराबर। यहां से देखेंगे y c माइनस a का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा इनटू c प्लस a माने कितना हो जाएगा 4, और 4 में 0 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 ही आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से बराबर। यहाँ से क्या हो गया, z हो गया। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया 3 आ जाएगा यहाँ से इनटू a प्लस बी माने कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, और 3 में 2 निकल जाएगा। a प्लस बी माने 3 में 2 निकल जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। अब जरा आप यहाँ से देखिए, ये अब देखिए x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, और z का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा यहाँ से। अब हमसे पूछा क्या गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। अब जरा यहाँ से देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए 5 3 8, 5 3 कितना हो गया 8, और 8 में 8 निकल जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ से। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो मान आएगा यहाँ से जो हमारा मान आएगा कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो वैल्यू दिया है, केवल एक ही ऐसी वैल्यू दिया है 0, ये देखिए यहाँ से दिया है, यहाँ पर 0 दिया हुआ इस फॉर्मेट में भी दिया है अगर a प्लस बी प्लस सी। अब देखो हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ से, हमारा x प्लस वाई प्लस जो z आ रहा है, ये कितना आ रहा है यहाँ से, ये 0 आ जा रहा है यहाँ से। ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, z का मान हो गया, 0 आ गया यहाँ से। अब x y z का मान जो 0 आया, ये हमें ऑप्शन बी दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ABC की बात करें, तो अगर हम ABC का मान करेंगे तो देखो 4 आ जाएगा यहाँ से। अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान करेंगे तो भी 0 नहीं आएगा। ये 2 है यहाँ पर, ये क्या है 0, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 0। हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसमें 2 तरह से आंसर दिया हुआ है, एक नंबर के रूप में दिया है, एक वेरिएबल के रूप में दिया है। तो जब हमारा आंसर सीधे डायरेक्ट आ रहा है तो हम सीधे आंसर को मार देंगे, फिर हमें वेरिएबल चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग में हमेशा 2 तरह के सवाल आते हैं, या तो आपको आंसर नंबर में देता है या तो वेरिएबल में देता है। अभी आप देखेंगे कि आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो वेरिएबल में मिलेंगे, तो वेरिएबल में जब देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, जो हम वैल्यू मान के चलते हैं वहां पर रख के देख लेते हैं, और जिसमें वो नंबर का आंसर, वो नंबर मतलब वो आंसर आ रहा होता है, वही हमारा ऑप्शन हो जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं होती है। इसमें 2 तरह से प्रश्न आते हैं, ज्यादातर आपको वैल्यू यहाँ पर दी रहती है, जैसे आपने पीछे सवालों में देखा था, उसमें आपको क्या दिया जा रहा था, अभी तक नंबर ही दिया जा रहा था। इसमें क्या देना, वेरिएबल, और आपको आगे मिलेंगे वेरिएबल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो ये आपने देखा कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हमें क्या एक रेशियो दिया हुआ है, ये क्या है रेशियो दिया हुआ है यहाँ से, ये x का मान है, ये y का मान है या z। अब अगर मान लीजिए इसको इस तरह नहीं लगाते तो पहले आप इसका गुणा करते, फिर इसका इसमें गुणा करते, और इसमें इसका गुणा करते, और ये x y z के मान आते, और जब आप इनको गुणा करके जोड़ते अंत में आपको 0 मिल जाता, सब कट जाता है यहाँ से। तो हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं कि पहले हम इसमें गुणा करें, फिर इसका गुणा करें, फिर इसका गुणा करें, फिर हम इसको जोड़े काटें, इसमें बहुत आपका टाइम लगेगा। यानी हम वैल्यू पुटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें वैल्यू पुटिंग से ही सवालों को लगाना है। तो अब लेते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर धन c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 अपॉन k, जहां where k is equal to not 0, then k का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0, चौथा ऑप्शन दिया गया है 1/2। ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए यहां से आप अगर यहां से देखें, हमें ऐसी वैल्यू मान लेना है, इनका कह रहा है कि सबका मान क्या है, बराबर है, लेकिन यहां पर एक बात कह रहा है कि जो k है वो 0 नहीं है। तो अब हम यहां से इस तरह से वैल्यू अगर मान लें कि अगर हम मान लो सबको 1 1 मान ले, सबका मान क्या मान ले, 1 1 मान ले, तो अब आप जरा देखिए यहां से अगर हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 1 मान लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां से 2 2 2 2 आ जाएगा यहां से, क्योंकि ये देखिए ना बराबर होना चाहिए। इसने कहा कि इन सभी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये सभी मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो ये सिमेट्रिकल भी है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर, एक क्रम चल रहा है। अगर मैं यहां से, आप देखिए यहां से a की जगह b रख दूं, b की जगह c रख दूं, तो देखो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा। a की जगह b रख दूं और b की जगह c रख दूं, अगला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देखिए यहां से अब b की जगह c रख दूं, c की जगह a रख दूं, अगला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमारा सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। और मैंने बताया इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर में चलता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, c के बाद a के बाद b, एक ऑर्डर चल रहा है। समझ जाइए कि एक ये क्या है हमारा, एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। और जब सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन होता है, मैंने कहा कि सभी वेरिएबल का मान क्या ले लो, बराबर बराबर ले लो यहां से। अब जब आपने सबका मान बराबर बराबर ले लिया, यानी आप यहां से क्या ले लेंगे, a बराबर b बराबर c ले लीजिए यहां से। अब जब बराबर बराबर लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां से हमने सबका मान ले लिया, तो यहां से क्या आ गया, देखिए 2 2 2, यानी ये आ गया, यानी हर एक्सप्रेशन का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये वैल्यू क्या देगा आपका, 2 दे देगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं 2 बराबर 1/k लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन का मान क्या है, बराबर है यहां से। यानी 1/k बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहां से। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहां से, डी ऑप्शन यहां से सही हो रहा है। तो आपने देखा कि इस सवाल को हमने इस तरह से बना लिया। अदरवाइज फिर हम क्या करते, अगर नहीं लगाते इस तरह से, तो पहले हम सारे वैल्यू के मान निकालते, फिर पूरा डिटेल में जाते, और फिर ये सवाल हमारा यहाँ से हल होता। जैसे अगर मान लीजिए आप इस तरह इसको नहीं लगाते, आप पूरा डिटेल में लगाते, तो देखिए डिटेल में कैसे लगता है यहाँ से। लेकिन हमें डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि हम डिटेल मेथड नहीं पढ़ रहे हैं इसका। ये बराबर ये है, तो आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, 1/k लिखा है। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ से क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखते, और a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से k, और यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर धन c स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ से b स्क्वायर लिखेंगे, और b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारा आ गया। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर क्या मिल जाएगा आपका k, और ये आ जाएगा आपका k कॉमन ले लिया यहाँ पर, आपको मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इधर से क्या मिल जाएगा k 2k, और इधर से मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये इधर से इधर कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया 2k बराबर 1, तो k बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको डिटेल नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, शॉर्टकट में इसको निकालना है, हमको वैल्यू पुटिंग के द्वारा इस सवाल को जाना है। तो अब लेते हैं इसका अगला प्रश्न। p x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा है q x, ये स्क्वायर है यहाँ से होल स्क्वायर है, q x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है। देन द वैल्यू ऑफ
पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4pq एक्स वाई, देन द वैल्यू ऑफ, यहां से लिख लीजिए, देन द वैल्यू ऑफ से आपको वैल्यू बताना है पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4pq एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान बताना। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है माइनस p प्लस क्यू, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2p प्लस क्यू, तीसरा ऑप्शन दिया गया है p प्लस क्यू, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है माइनस 2p प्लस क्यू। ये आपको ऑप्शन दिया गया है। अब जो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम एक्सप्रेशन को छोटा से छोटा बनाएं, यानी हम जो हमको दिया गया है उसको हमें छोटा से छोटा कर देना है, एक्सप्रेशन हमें बहुत बड़ा नहीं रखना। अब यहाँ से देखिए जो वेरिएबल है, देखिए पी क्यू एक्स वाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी भी है, क्यू भी है, एक्स वाई भी है। अगर हम यहाँ से एक्स और वाई, अगर, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया है वो किस फॉर्मेट में दिया है, हमारा आंसर दिया है P और Q फॉर्मेट में दिया है। तो अगर हम यहां से y को 0 मान लें, यहां पर क्या मान लें, y को अगर हम 0 मान लें, यहां से y को 0 मान लें और x को 1 मान लें, तो हमें P और Q के मान मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो किस फॉर्मेट में दिया है, P और Q के फॉर्मेट में दिया हुआ है यहाँ से। तो अब अगर हम यहां से देखें कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट y बराबर 0 x बराबर 1, ऐसा हम मान लेते हैं, तो देखो हमें p का मान कितना मिल जाएगा। तो p बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, y 0 मानेंगे x 1 मानेंगे, तो यहाँ से p बराबर 5 आ जाएगा, और इधर से q बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा यहाँ से। अगर हमने y बराबर 0 मान लिया, x बराबर 1 मान लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम x y को 0 मान लें। आप देखिए एक बात यहाँ से कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ से दिया हुआ पी क्यू एक्स वाई। अब इनमें से हमें 0 किसी एक को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या किया यहाँ से, अगर हम यहाँ से y को 0 मान लेते हैं और x को 1 मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से p और q की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमारा आंसर किस फॉर्मेट में दिया है, p और q के फॉर्मेट में दिया है। और दूसरी चीज, अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा किस फॉर्मेट में आएगा, आप देख लीजिए यहाँ से। जब हम यहाँ से रखेंगे वैल्यू रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा ये p स्क्वायर। और p स्क्वायर का मतलब कितना, देखो यहाँ से हमें वैल्यू रखना, p की वैल्यू रखना है, तो जब हम p की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। और ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू स्क्वायर। क्यू का मान आपने देखा कितना निकाला, आपने 3 निकाला यहाँ से, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 25 में 9 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका मान 16 नहीं दिया हुआ है, किस में दिया, वेरिएबल में दिया हुआ है। और किस वेरिएबल में दिया, पी और क्यू के वेरिएबल में दिया है। तो अब आप जरा देखिए कि अगर मैं P और, हमारा जो आंसर कितना है, 16 है। अब मैं जरा देखूं मैं किस में रख दूं मान कि मेरा 16 आ जाए। अब जरा देखिए, अगर मैं पहले में रखता हूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, जो कि हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे में देखते हैं, 5 3 8 और 8 दूनी 16, यानी सीधे से हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें रखोगे तो 8 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने जब x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो हमें p और q के मान यहाँ से मिल गया। अब देखिए एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि हम यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान निकाल लें और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान निकाल लें, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें यहाँ से। फिर हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से दिया हुआ है x y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। यहाँ से देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है इसका कि
पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान निकाल लूं तो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान आ जाएगा 5/p आ जाएगा। अब वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई का मान अगर मैं निकालूंगा, यहाँ से x माइनस वाई का मान अगर निकालूंगा, होल स्क्वायर का मान आ जाएगा तो आ जाएगा 3/q आ जाएगा यहाँ से। अब मुझे चूंकि यहाँ से x वाई का मान चाहिए, तो अब देखो x वाई का मान निकालने के लिए मुझे फिर इसको हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको हल करना पड़ेगा। और जब मैं हल करूंगा तो फिर मुझे x वाई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और मैं यहाँ से x वाई की वैल्यू पुट करूंगा। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिल जाएगा, 2xy मिल जाएगा यहाँ से। इसी तरह से मैं यहाँ से इसको हल करूंगा तो भी मुझे x वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। और मैं क्या कर दूं, इसको घटा दूं तो फिर मुझे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। देखिए, जैसे मैं अगर इसको करूंगा तो आप देखेंगे ये आ जाएगा, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और बराबर कितना हो जाएगा, 25/p स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और बराबर ये कितना हो जाएगा, 9/q स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम दोनों को क्या कर दें, घटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4xy का मान मिल जाएगा। इसको हम घटा रहे हैं तो ये घट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 25q स्क्वायर माइनस, ये आप यहाँ से देखेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25q स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा यहाँ से, p स्क्वायर q स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ से वैल्यू आएगी। फिर हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे या रखेंगे। तो इस तरह से जब हम सवाल करेंगे तो ये सवाल क्या हो जाता है, आपका कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए हम इस सवाल को ऐसे नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पर ये करना है, क्योंकि हमें जो आंसर दिया है वो p और q के फॉर्मेट में दिया है। तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू मान लेते हैं तो हमें p और q के मान आ जाएंगे, और इस तरह से हम इसको आंसर को निकाल लेंगे। क्योंकि जब हम इस तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सवाल क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो लेते हैं इसका अगला सवाल लेते हैं। इफ x बराबर a के पावर 1/2 प्लस a के पावर -1/2 और y बराबर a के पावर 1/2 और माइनस a के पावर 1/2, then the value of आपको वैल्यू निकालना है x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 और प्लस y के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। इसका मान हमको निकालना है और हमको इसके 4 ऑप्शन दिए गए। a बराबर 16, b बराबर 13, c बराबर 12 और d बराबर 14। अब आपको इस पर विचार करना है कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना। आप देख रहे हैं कि जो x है वो हमारा किस पर डिपेंड है, a पर डिपेंड है, y किस पर डिपेंड है, a की वैल्यू पर डिपेंड है। तो अब अगर हम यहाँ से, अब क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू किस फॉर्मेट में रखना है, x और y के फॉर्मेट में रखना है, तो हमें यहाँ से अगर x और y का मान मिल जाए तो हम इसमें बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप यहाँ से देखिए कि अगर मैं यहाँ से a बराबर लेट a बराबर क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, a बराबर क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, तो ये 1 के पावर 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो मुझे x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 1 के पावर 1/2 और प्लस, अब मैं इसको जब नीचे ले आऊंगा तो 1/a के पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ रखूंगा। आप देखिए ये जब नीचे आएगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 रख दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, 1 के पावर 1/2 आ गया यहाँ से, और आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा यहाँ से।
इसी तरह से मैं y का मान भी निकाल सकता हूँ। y का मान जब रखूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 के पावर 1/2 और -1 अपान 1 के पावर 1/2 आ गया, यानी 1 - 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ से। तो आपने देखा कि आपको x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से मिल गई। जब x और y की दोनों वैल्यू मिल गई तो आप उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x के पावर 4 और x का मान कितना दिया है, 2, तो 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये x और y 0 है तो ये 0 आ जाएगा यहाँ से, और -1 प्लस y का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से, माइनस ये 0 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। आपको क्या मिल गया यहाँ से, 16 इसका आंसर आ गया यहाँ से। ये इसका पहला जो ऑप्शन है यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह के जब भी सवाल आए ये डिपेंडेंट वैल्यू पर आए, ये यानी x और y जो है वो किसके मान पर आधारित है, वो 2 के मान पर वो निर्धारित है। तो इसलिए जब भी हम कभी मान इस तरह के आ जाए, अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ पर a का मान 4 भी ले सकते हैं। जब 4 लेंगे तो क्या होगा, आप जब लेंगे तो ये थोड़ा फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ लेंगे a का मान लेंगे, मान लो 4 लिया तो ये तो 2 आ जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। और जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो फिर हमें कैलकुलेशन करने में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए हम ऐसी वैल्यू ले लें क्योंकि यहाँ x और y किस पर डिपेंड है, a पर डिपेंड है, और यहाँ पर हम a का मान कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों को हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो बच्चों इसके आगे के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपको इन सवालों को करना है, इन सवालों को समझना है। इसमें कोई डिफिकल्टी आती है, आपके दिमाग में कोई विचार आते हैं, आप उसको मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, मैसेज के द्वारा पूछ भी सकते हैं। और जो भी समस्याएं होंगी उनको हम अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को अवश्य लेंगे। थैंक यू वेरी मच।